आज मैं बता रहा हूं कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक 1 है तो क्या अर्थ है इसका, अगर 1 से अधिक है तो क्या अर्थ है इसका, और 1 से कम है तो इसका क्या अर्थ है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर शून्य अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम विशेष में प्रकाश की चाल, ये हमको देखना है। ये हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम विशेष में प्रकाश की चाल। अब हम लोग देखते हैं कि ये अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। इसको पढ़ा जाता है आधा म्यू म्यू, अर्थात आजकल न्यू यानी एन से भी सूचित किया जाता है। तो ये म्यू से अपवर्तनांक सूचित करता है और सी से प्रकाश का वेग हम लोग सूचित करते हैं और शून्य के लिए हम नॉट दे देते हैं सी नॉट यानी सी जीरो और यहाँ सी एम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यू बराबर सी जीरो सी नॉट बाई सी एम, अर्थात शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम विशेष में प्रकाश की चाल। ये हमारा इसका एक फार्मूला है जिसके बारे में हम लोग पिछला क्लास देख चुके हैं। अब आइए यहाँ से देखते हैं कि यह जो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सी नॉट जो है ये नियत है। नियत का अर्थ होता है कि फिक्स्ड है, यह बदलने वाला नहीं है, अर्थात ये अचर है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा। और नीचे जो आपका सी एम है तो एम से मीडियम मैंने लिखा है यानी माध्यम, तो ये बदलता रहता है, ठीक है ना। माध्यम हम बदलते रहते हैं। हमको किस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है यह माध्यम का चुनाव खुद से करेंगे, या हमारे प्रश्न में ऐसे दिए गए रहेंगे। लेकिन ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो तो दिया रहे क्वेश्चन में अथवा ना दिया रहे, वो हमेशा निश्चित होता है और वह एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा यूनिवर्स के लिए एक ही रहता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है, ये जो कांस्टेंट है इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो कभी बदलती नहीं है। यानी ऊपर वाला हमारा चाल जो है, ऊपर वाला ये जो अंश फैक्टर है ये हमारा फिक्स है। तो यह अपवर्तनांक हर वाले फैक्टर से यानी पर किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है इस बात पर यह निर्भर करेगी। अब आइए इसको जैसे अब अगर हम लोग देखते हैं, म्यू ग्लास अगर लेते हैं और म्यू वाटर लेते हैं और म्यू एयर लेते हैं, हम 3 को निकालते हैं। म्यू ग्लास का मतलब ग्लास यानी शीशा, शीशे में प्रकाश की चाल को हम लोग लेते हैं, शीशा में अपवर्तनांक निकालते हैं। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो उसका हम लोग एक ही तरीका है कि ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल अर्थात शून्य में प्रकाश की चाल को रखेंगे हमेशा, और नीचे अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में प्रकाश की चाल, अगर वाटर में बात करें तो वाटर में प्रकाश की चाल, और एयर की बात करें तो एयर में प्रकाश की चाल रखकर उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आइए हम लोग ग्लास का अगर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। तो ये से ये आपका कट गया और यह आ गया 3.2 यानी 1.5 आ गया, ठीक है ना। अब ये 1.5 आ गया, क्या 1.5 आया ग्लास का, यानी आप क्या कह सकते हैं कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 आया, ठीक है ना। उसके बाद अगर वाटर का तो ऊपर देखेंगे 3 × 10⁸,
किसी भी माध्यम का, चाहे जो भी माध्यम हो, सघन हो या विरल हो, लेकिन ऊपर जो है हमारा अंश में प्रकाश का चाल होगा, लेकिन वो निर्वात में होगा, वो हमेशा फिक्स है, बदलेगा नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ होती है, इससे ये कट जाएगी और ये 3/2.5 डेसिमल ऊपर के बदले 2 जीरो और 225 और 25 12 ही है, 25 9 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 तिया 3 तिया 4/3 यानी 1.33। ये आपका यहाँ पर अपवर्तनांक आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें एयर का तो 3 इंटू 10⁸ बाई एयर में प्रकाश की चाल यानी हवा में प्रकाश की चाल निर्वात के इक्विवेलेंट होती है, थोड़ा सा कम होती है, लेकिन उसको हम लोग समान तौर से निर्वात के बराबर ही लेकर चलते हैं। तो 3 × 10⁸ ये कट जाएंगे और ये =1 आ जाएंगे। तो आपने देखा क्या कि अगर हवा का अपवर्तनांक 1 आता है, वाटर का अपवर्तनांक 33 आता है और ग्लास का क्या आता है 1.5। अगर मैं इसको समरी के तौर पर लिख दूँ म्यू जी बराबर 1.5, म्यू वाटर बराबर 1.3 और म्यू एयर बराबर आपका 1 है। अब ज़रा गौर से देखना होगा, हमारे पास 3 माध्यम यहाँ पर लिए है, हवा यानी एयर, ठीक है ना, यानी उसके बाद हमने लिया है पानी यानी वाटर, ठीक है ना, और उसके बाद में मैंने लिया था कांच यानी ग्लास, ये हमने लिया था। हम समान तौर से यह जानते हैं क्या कि हवा जो है वह विरल माध्यम है और उससे सघन माध्यम हो जाएगा आपका पानी, और उससे भी सघन माध्यम हो जाएगा क्या कहते हैं शीशा हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे की तरफ है अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या कि सघनता बढ़ रही है, इसके घनत्व डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग हवा का अपवर्तनांक देखें तो 1 है, ठीक है ना, हवा का अपवर्तनांक 1 है, वाटर का अपवर्तनांक 1/33 है और इसका 1.5 है। तो आप देख रहे हैं कि जो विरल है उसका अपवर्तनांक कम है, उससे जो सघन है उसका अपवर्तनांक उससे ज़्यादा है, उससे भी जो सघन है उसका भी अपवर्तनांक उससे भी ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से हीरा का अगर देखते हैं, डायमंड का, ठीक है ना, तो इसका अपवर्तनांक ये तो अति सघन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका होता है 2.42। तो ये और नीचे की तरफ बढ़ने पर यानी यहाँ से नीचे की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो माध्यम की सघनता अर्थात डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन प्रकाश की चाल जो है वह घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि उसका घनत्व अपवर्तनांक बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि माध्यम का अब घनत्व अर्थात माध्यम की सघनता जब बढ़ रही है तो प्रकाश अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। अपवर्तनांक का मान कैसे बढ़ेगा, जरा गौर से देखिए कि नीचे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने जो लिखा है म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर C0/Cm। ऊपर वाला वैल्यू तो फिक्स है, ऊपर वाला वैल्यू तो कम होने वाला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो निर्वात की प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो हमेशा ये वही रहेगा। लेकिन नीचे वाला माध्यम में प्रकाश की चाल तो बदलती रहेगी, जो माध्यम लेंगे उसका प्रकाश की चाल होगी। तो अब ये नीचे में कम अंक से नीचे अगर कम अंक रहेगा तो हम ऊपर वाले में भाग देंगे तो ज़्यादा प्राप्त होगा। यानी प्रकाश की चाल जिस माध्यम में जितना कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। अगर क्या करते हैं कि नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक कम आएगा। हाँ कम आएगा। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आपने हवा का अपवर्तनांक लिया, ऊपर नीचे दोनों बराबर है तो 1 आ गया।
उसके बाद जल का अपवर्तनांक लिखिए तो नीचे जो है वो 3 के बदले 2.25 आ गया, तो अपवर्तनांक क्या हो गया, बढ़ गया। और नीचे 2 आ गया, यानी नीचे यानी हर में जो संख्या है यानी माध्यम विशेष में जो प्रकाश की चाल है अगर वह कम होती है तो अपवर्तनांक बढ़ते हैं। तो यहाँ 2 है तो 1.5 है, यहाँ 2.25 है तो यहाँ 1.33 है और 3 है तो 1 है। अर्थात जितना सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसका वेग, प्रकाश का वेग उसमें कम होगा। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है वह पदार्थ ज़्यादा सघन है प्रकाशतः ऑप्टिकली, और उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो आप इस निष्कर्ष से यह पहुँचे कि अगर एक अपवर्तनांक है तो ये निर्वात के बराबर सघनता वाला माध्यम है, प्रकाशतः 1.33 है, यानी 1.33 गुना ज़्यादा सघन है, और निर्वात के तुलना में 1.5 है तो 1.5 गुना सघन है, और 2.42 है तो इतना गुना ज़्यादा सघन है। अब इससे आपसे कभी पूछेगा कि हीरा में प्रकाश की चाल जो है वो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये भी है कि यह हीरा जो है निर्वात की अपेक्षा प्रकाशतः 2.42 गुना सघन ज़्यादा है। प्रकाश के वेग के क्रम में अगर हम इसको बोले तो यह बोल सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात के प्रकाश की चाल से 2.42 गुना कम है। प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर 1.33 का अर्थ क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब है कि हवा से अर्थात ये निर्वात से ये पानी जो है 1.33 गुना अधिक सघन है, अथवा प्रकाश की चाल पानी में निर्वात की तुलना में 1.33 कम है। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक के कंसेप्ट को समझे 2 क्लासों में। फिर इसके बाद हमारा ये सब जो अपवर्तनांक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक को देखेंगे अगले क्लास में।